नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 19 दिसंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज टोटल देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का जेनरिक ड्रग्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से इंडिया अरब रिलेशंस, जिसमें फोकस कुवैत पे होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे एनटीए की कंट्रोवर्सी के बाद एक 7 सदस्य की जो कमेटी गठित की गई थी ना, फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। देखो, एग्जाम कैसे हमारे देश में कंडक्ट होता है, इसमें तो देखो सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर मध्य प्रदेश में ना एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। कड़ाके की ठंड में एमपीपीएससी में तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत डिले। देखो, हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का यही हाल है। तो इन्होंने जो एनटीए की कंट्रोवर्सी के बाद इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, सारी तो नहीं, कुछ कुछ रिकमेंडेशंस देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में भी इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। तो डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल। उससे पहले एक एथिकल डायलेमा है, बहुत फेमस एथिकल डायलेमा है, और कभी ना कभी आपने इस पर डिस्कस किया भी होगा। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, जिस प्रकार से कोई ड्रग पे रिसर्च चल रही है, तो उस समय देखो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए एनिमल्स का यूज़ करना, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करना, ये कितना मोरली सही है या गलत है। इसमें देखो बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कम से कम ह्यूमंस पे नहीं किए जा रहे, ह्यूमन बींग्स की जान बचाई जा रही है। फिर दूसरे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि क्या एनिमल और ह्यूमन बींग बराबर नहीं है, जान की कीमत तो सेम होनी चाहिए, चाहे वो एनिमल की जान हो या फिर ह्यूमन बींग की जान हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताओ, आप इस डायलेमा से कैसे निकलोगे? तो ये डायलेमा आपको बताना है, क्या सॉल्यूशन आप इस डायलेमा का निकालोगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जेनरिक ड्रग्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं? देखो, जो मान लीजिए किसी कंपनी ने ड्रग डेवलपमेंट की और 20 साल के लिए उसे पेटेंट मिल गया, यानी 20 साल के लिए सिर्फ वही कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करके बेच सकती है जिसने ड्रग को बनाया है, इनोवेशन लाया है। लेकिन 20 साल के खत्म होने के बाद में ना कोई दूसरी कंपनी सेम एपीआई यूज कर सकती है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये वो चीज होती है ड्रग के अंदर, टेबलेट के अंदर, जिससे वास्तव में असर होता है। मतलब रियल जो दवाई होती है ना ड्रग के अंदर, यही एपीआई होता है। बाकी तो और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बाइंडर, ड्रग को आपस में बाइंड करने के लिए। स्टेबलाइजर होता है, ड्रग को स्टेबल रखने के लिए अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस में। फिलर होता है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें भी ड्रग में होती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज जिससे असर होता है बॉडी में, उस चीज को बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जेनरिक ड्रग में भी ना सेम एपीआई होता है, लेकिन कंपनी का नाम अलग हो जाता है। इस वजह से जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। बहुत पैसा बचता है जेनरिक ड्रग्स से, अगर कस्टमर्स, पेशेंट्स उन्हें परचेज करें तो। इसी वजह से सरकार भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक ड्रग्स बिके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लॉन्च किया गया था अगस्त 2026 तक ना। इस योजना के तहत 5600 करोड़ के जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो बेचे जा सके हैं, और पेशेंट्स का 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है। हमारे देश में वैसे भी आपको पता है गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो जेनरिक ड्रग्स की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। बट इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं काफ़ी बार ना जेनरिक ड्रग्स में ना कुछ कमियां सामने आती हैं। जैसे ना पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स के द्वारा ना एक रिसर्च की गई थी। एक दवाई है, ड्रग है, जिसका नाम है इंट्राकोनाजोल। किस काम आती है? लंग्स में देखो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, यहां पर देखो मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मिटा के। पल्मोनरी एस्परगिलोसिस ये फंगस है। तो ये फंगल इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है। तो ऐसा होने पे ना 2 ड्रग्स ट्राई की गई। एक तो जो ब्रांडेड ड्रग थी, यानी वो कंपनी जो इनोवेशन लेके आई थी, उसका नाम है
इंट्राकोनाजोल, इस ड्रग को दिया गया पेशेंट को, ब्रांडेड ड्रग दी गई, और दूसरी तरफ जेनरिक ड्रग भी दी गई पेशेंट्स को। तो डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि 73% जो पेशेंट्स हैं ना, उन पे ब्रांडेड ड्रग 2 हफ्तों के अंदर अंदर काम कर गई। ये जो इंट्राकोनाजोल ड्रग थी ना, ये 2 हफ्तों के अंदर काम कर गई 73 पेशेंट्स पे। लेकिन जो जेनरिक ड्रग थी ना, वो सिर्फ 29% पेशेंट्स पे काम कर पाई, और उसके लिए भी कई बार 6 से 8 हफ्ते लग गए। डोज को कई बार इंक्रीज करना पड़ा, कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन आ गई कि ब्रांडेड ड्रग की तरफ मूव करना पड़ा, काम नहीं कर रही थी जेनरिक ड्रग। तो कई बार क्वालिटी इशू सामने आ जाते हैं जेनरिक ड्रग्स में, और जेनरिक ड्रग्स सेम तरह से काम नहीं करती जैसे जो ब्रांडेड ड्रग है वैसे काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डॉक्टर ये बोलते हैं, कई बार ना जो जेनरिक ड्रग के कैप्सूल होते हैं ना, उसमें पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स का जो साइज है ना, कई बार जेनरिक ड्रग्स में ना अनइवन होता है, कई बार छोटा, कई बार बड़ा, कई बार कम, कई बार ज्यादा। तो ऐसे इश्यूज सामने आते हैं। अब इससे असर जानते हो क्या होता है? मैं आपको बताता हूं क्या असर होता है। देखो, एक ड्रग के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बताया, एपीआई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे ड्रग को स्टेबल रखने के लिए चीजें होती हैं, ड्रग को बाइंड करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए चीजें होती हैं, कोटिंग होती है ड्रग की, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ना इनका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ये चीजें डिसाइड करती हैं कि ड्रग ना ब्लड में कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इवन देखो, और तो और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इंपैक्ट डालता है। पंचिंग मशीन कैसी है, क्या ऐसा तो नहीं कि ड्रग बनाते वक्त ज्यादा कंप्रेशन का यूज कर लिया गया है, ज्यादा फोर्स का यूज कर लिया गया है, तो इससे जो ग्रैनुअल्स बनेंगे ड्रग के, वो छोटे छोटे या बड़े बड़े बन सकते हैं। तो इससे ना ड्रग की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार इन्फ्लुएंस हो जाती है। कई बार जो टेबलेट है ज्यादा हार्ड हो जाती है, कई बार सॉफ्ट हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन चीजों से प्रभावित होती हैं। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि ड्रग कई बार ना ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह से घुल नहीं पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और कई बार बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। जो मेन ब्रांडेड ड्रग होती है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, जबकि ये जो जेनरिक ड्रग होती है एक ही समय में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये इश्यूज आते हैं। जैसे देखो, एक यहां पे डेटा है, जैसे मान लीजिए जो ब्रांडेड ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में मान लीजिए 100 यूनिट एब्जॉर्ब होती है, तो उसके मुकाबले में अगर जेनरिक ड्रग 80 यूनिट से लेके 125 यूनिट तक एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे सही माना जाता है। लेकिन मान लीजिए ब्रांडेड ड्रग 100 यूनिट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जो जेनरिक ड्रग है वो सिर्फ 70 यूनिट एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर उसे बायो इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, फिर उसे इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। हमारे देश में देखो, एक दिक्कत जानते हो क्या है? जो ड्रग रेगुलेशन सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग है। अब किसी राज्य में तो देखो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मजबूती से काम करती है, बहुत सख्त है, और किसी राज्य में नहीं काम करती है ज्यादा सख्ताई से। जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लीजिए, हिमाचल प्रदेश में काफी ड्रग कंपनीज हैं, और उसका रीजन सिर्फ एक ये है कि हिमाचल प्रदेश का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम थोड़ा लीनियंट है, सॉफ्ट है, जबकि तमिलनाडु का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा सख्त है। तो यहां पे दिक्कत आ जाती है। अब कई सारी ड्रग कंपनीज ना जानबूझ के ऐसे राज्यों में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं जहां पे उनको पता है कि यहां का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है लल्लू सा है, ये जल्दी से अप्रूवल दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो वहां पे वो ज्यादा रजिस्टर करवाती हैं अपने आप को। ये देखो, मैन्युफैक्चरर एक्सप्लॉइट वीकर ओवरसाइट, जहां पे वीक ओवरसाइट है ना, वहां पे ये अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, फायदा उठाती हैं। तो इसलिए इंडिया को ना ड्रग रेगुलेशन को ना सेंट्रलाइज करना चाहिए। और जो मेन बॉडी है सेंट्रल वाली, जो अभी सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इस CDSCO को ना मजबूती देनी चाहिए। इस ज़्यादा लैब्स दी जाएं ताकि ड्रग टेस्टिंग कर सके ये सेंट्रल बॉडी, ज़्यादा स्टाफ दिया जाए, ज़्यादा फंड दिया जाए, ताकि हमारे देश में जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड हो, यूनिफॉर्म हो सभी राज्यों में। ऐसा नहीं है एक राज्य में अलग, दूसरे राज्य में अलग। और कई बार देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी कुछ ना जो कफ सिरप्स थी ना, खांसी वाली दवाइयां थी, उन पे बहुत क्वेश्चन उठे, कुछ तो लोगों की डेथ हो गई कफ सिरप्स की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में, तो काफी बेइज्जती हुई हमारी। तो
इस वजह से ना, जब देखो देश की प्रतिष्ठा दाव पे लगी होती है, देश का नाम दाव पे लगा होता है, तो उस समय जो ये रेगुलेटरी सिस्टम है ना, सख्त होना चाहिए और सेंट्रलाइज होना चाहिए। फिर देखो स्टेबिलिटी से संबंधित एक बात की जाती है। CDSCO ने 2018 में यह बोला था कि किसी भी ड्रग को अप्रूवल देने से पहले स्टेबिलिटी टेस्ट जरूर किया जाए। स्टेबिलिटी टेस्ट मतलब कि वो ना सभी टेम्परेचर में और हर प्रकार की ह्यूमिडिटी कंडीशंस में ना अपनी क्वालिटी, मजबूती और आइडेंटिटी को मेंटेन करेगी ड्रग, ये इंश्योर करना जरूरी है, तभी अप्रूवल दिया जाए। लेकिन 2018 के बाद इसे मैंडेटरी किया गया। अभी भी इन्फोर्समेंट इसका काफी वीक है, ड्रग की स्टेबिलिटी नहीं चेक की जाती है, और 2018 से पहले जो ड्रग मार्केट में आ चुकी हैं उनकी तो स्टेबिलिटी वैसे भी चेक हो ही नहीं रही है। 2018 से इसे मैंडेटरी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया में ना ड्रग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो ज्यादा ड्रग इंप्यूरिटी अलाउ करते हैं एज कंपेरिजन टू US एंड यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स। ड्रग इंप्यूरिटी मतलब अनवांटेड सब्सटेंस या फिर अनवांटेड केमिकल्स इन द ड्रग्स, जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं प्रोसेस में। तो US और यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, कोई इंप्यूरिटी नहीं आनी चाहिए। बट इंडिया में ना ड्रग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, थोड़ी ज़्यादा इंप्यूरिटी अलाउ करते हैं, और ना कंपनीज थोड़ा रेसिस्ट करती हैं कि नहीं सर, इतना कम इंप्यूरिटीज़ वाला स्टैंडर्ड मत लाइए, बहुत नुकसान होगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे हमारे, ड्रग कॉस्टली हो जाएगी। तो इस वजह से भी काफ़ी बार ना लोग इंडियन ड्रग्स पे क्वेश्चन उठाते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स थोड़े वीक हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो, इन ड्रग स्टैंडर्ड्स को ना यूरोपियन यूनियन और US के स्टैंडर्ड्स के तहत बनाया जाए, मतलब वैसा ही बनाया जाए ताकि हमारे ड्रग्स की रेपुटेशन भी इंक्रीज हो। और ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि ड्रग रेगुलेशन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, CDSCO को पावर्स दी जाएं, यही मेन ड्रग रेगुलेटरी बॉडी हो हमारे देश में, ताकि सभी राज्यों में यूनिफॉर्मिटी आए, रेगुलर इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट स्ट्रोंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रग की स्टेबिलिटी का टेस्ट अनिवार्य किया गया है लेकिन बावजूद इसकी ड्रग की स्टेबिलिटी का टेस्ट नहीं होता अप्रूवल देने से पहले। समझ गए? तो इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जेनेरिक ड्रग्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो C राजा मोहन का है, इंडियन एक्सप्रेस से। आपने सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। क्या कंटेस्ट है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी ना इस वीकेंड पे, इस हफ्ते के लास्ट में कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। सबसे पहले आप ना लोकेशन देख लीजिए कुवैत की। ये गल्फ रीजन है और गल्फ रीजन में सऊदी अरेबिया और इराक के बीच में ये छोटा सा देश कुवैत कब सुर्खियों में आया था? कुवैत देखो ज़्यादा सुर्खियों में तब आया था जब इराक ने 1991 की शायद बात है ना, उस समय इराक ने जब कुवैत के ऊपर अटैक किया था ना, तब ये देश काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था। एक मूवी भी तो है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट मूवी जो है वो कुवैत वार के दौरान की है ना, वहाँ से इंडियंस को निकाला था भारत सरकार ने उस समय। तो किस प्रकार से बहादुरी से निकाला था, इतनी बड़ी संख्या में निकाला था, उसी पे वो अक्षय कुमार वाली मूवी है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, सद्दाम हुसैन उस समय रूल कर रहे थे इराक में, तो इराक ने अटैक किया क्यों था कुवैत के ऊपर? देखो, बहुत सारे रीजंस थे इस वजह से अटैक किया था सद्दाम हुसैन ने। एक तो ना 1980 से लेके 1988 के बीच में ना ईरान और इराक के बीच में वार हुआ था। ईरान और इराक के बीच में वार हुआ था, तो इसकी वजह से इराक के ऊपर ना कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तेल बेच के पैसा कमा रहा था इराक, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक कार्टेल है ओपेक। ओपेक ने डिसाइड किया कि अभी सभी देश इतना तेल बेचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे, ताकि तेल के ज़्यादा दाम मिले, प्राइस मिले, और ताकि सप्लाई कम हो। सप्लाई कम होती है तो प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। बट कुवैत ने ओपेक की बात नहीं मानी और ज़्यादा तेल निकाल के बेचने लगा। इससे रेट गिर गए तेल के। इराक को गुस्सा आ गया। इराक ने यह भी आरोप लगा दिया कि कुवैत जो है वो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग करके, मतलब पहले नीचे और फिर हॉरिजेंटल ड्रिलिंग करके इराक से तेल निकाल रहा है। पड़ोसी देश है ना, तो इराक ने आरोप लगा दिया कि तुम नीचे जाके हमारी जो एरिया है वहाँ से तेल निकाल रहे हो, हमारे ऑयल के कुओं से। फिर इराक ने यह भी आरोप लगा दिया कुवैत के ऊपर कि पहले ना कुवैत हमारा ही हिस्सा था, और ये जो बॉर्डर है इराक और कुवैत के बीच में, ये तो सिर्फ
कॉलोनियल मास्टर्स ने ये बॉर्डर खींचा है और कायदे से ये बॉर्डर होना नहीं चाहिए इराक और कुवैत के बीच में। कुवैत तो इराक का 19th प्रोविंस है। तो ये सब कहते हुए सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर। अब जानते हो एक चीज, राइटर बोलते हैं जब ये अटैक हुआ था ना, तो इंडिया ने सद्दाम हुसैन को क्रिटिसाइज नहीं किया। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया। जैसे देखो यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी अफगानिस्तान में 1979 में, उस समय भी इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? अब जाहिर तौर पे देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना कुछ देश अपने पार्टनर्स को क्रिटिसाइज करना उचित नहीं समझते। मतलब सद्दाम हुसैन के साथ हमारी जो गुडविल थी ना वो अच्छी थी, जो मूवी में भी दिखाया गया है। इस वजह से इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया था सद्दाम हुसैन को कुवैत के ऊपर अटैक करने के लिए। इंडिया को यह लगता था कि सद्दाम हुसैन को ना प्रोवोक किया गया है, ट्रैप किया गया है कुवैत के ऊपर अटैक करने के लिए, और सद्दाम हुसैन की गलती नहीं है। उस समय देखो इराक में ना बाथिस्ट पार्टी का रूल था। ये सद्दाम हुसैन थे ना, ये बाथ पार्टी के लीडर थे। और सीरिया में भी जो असद के पापा जी थे ना, वो भी बाथ पार्टी के लीडर थे। सीरिया में और इराक में दोनों में बाथिस्ट पार्टी का रूल था। तो इंडिया के ना दोनों के साथ में रिलेशंस अच्छे थे। आप बोलोगे सर ये बाथ पार्टी का क्या सिस्टम है, थोड़ा समझाओ। देखो ये जो बाथ पार्टी थी ना, एक प्रकार से आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी में ना ये सारी चीजें आती थी, जैसे यहां पर देखो पैन अरबिज्म मतलब सारे जो अरब के लीडर्स हैं ना वो एकजुट हों यूएसए के अगेंस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट। अरब कंट्रीज में यूनिटी होनी चाहिए। बाथ पार्टी सोशलिज्म में विश्वास करती थी, बाथ पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास करती थी, एंटी इंपीरियलिज्म थी और एंटी जियोनिज्म थी, मतलब इजराइल के अगेंस्ट थी। तो ये सारे विचार थे बाथ पार्टी के, और इंडिया को ये विचार अच्छे लगते थे। इसलिए इंडिया के बाथ पार्टी के लीडर सद्दाम हुसैन के साथ में भी और सीरिया में भी जो अभी असद का रूल गया है उनके फादर के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे थे। दूसरी तरफ देखो उस समय जो मोनार्की थी ना, जैसे आज के समय में यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, जो मोनार्की थी वो थोड़ा बल्कि अथॉरिटेरियन थे, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म में विश्वास करते थे, ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। इसलिए इंडिया के बल्कि इनके साथ में यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ में उस समय रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। तो उस समय क्या हुआ, यूएई, सऊदी अरेबिया समेत बाकी गल्फ कंट्रीज ने, इवन इजिप्ट ने, इन सब ने देखो यूएसए को सपोर्ट किया था इराक के अगेंस्ट, कुवैत के इन्वेजन के अगेंस्ट। तो जाहिर तौर पे देखो कुवैत को ये बात तो अच्छी नहीं लगेगी कि इंडिया ने सद्दाम हुसैन को क्रिटिसाइज नहीं किया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और ये तब जब इंडिया देखो हमेशा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है। इंडिया तो वो देश है जो टेरिटरी की इंटीग्रिटी को बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। तब भी इंडिया ने इराक और सद्दाम हुसैन को क्रिटिसाइज नहीं किया था कुवैत के ऊपर अटैक करने के लिए। तो रिलेशन अच्छे नहीं थे कुवैत के साथ इस वजह से। बट देखो बाद में धीरे धीरे समय चेंज होता है। 2000 के बाद में कुछ विजिट स्टार्ट होती हैं। लास्ट टाइम 1981 में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कुवैत में विजिट की थी। फिर 2009 में वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने कुवैत में विजिट किया। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना हमारे देश में थोड़ी नकली सी पोस्ट है, इतनी पावर होती नहीं है। जहां थोड़ा कम सरकार को वेटेज देना होता है ना किसी इवेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है उस समय। चलो ये चलता रहा। फिर देखो 2004 से लेके 2014 के बीच में जो यूपीए की सरकार रही ना, इस दौरान गल्फ कंट्रीज के साथ में, ओवरऑल गल्फ कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशन इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। मतलब उन देशों के साथ में जिन्होंने कुवैत का हमेशा से समर्थन किया है, जो कुवैत के दोस्त हैं, जिनका इन्फ्लुएंस कुवैत के ऊपर है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इन देशों के साथ में हमारे रिलेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया की यात्रा पर एक बार गए अपने 10 साल के रूल के दौरान। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने तो झड़ी लगा दी। ये पिछले 10-11 सालों में ना यूएई में 7 बार जा चुके हैं, कतर और सऊदी अरेबिया में 2-2 बार जा चुके हैं, और बहरीन और ओमान में भी एक बार जा चुके हैं। अब कुवैत में भी ये चले जाएंगे तो यानी सारे देश कवर हो जाएंगे। फिर गल्फ कंट्रीज के सबके साथ हमारे रिलेशन मजबूत हो जाएंगे। इस हफ्ते वो कुवैत की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां पे दोनों देशों के हेड मुलाकात करेंगे। और इससे पहले देखो फॉरेन मिनिस्टर्स की काफ़ी विजिट्स हो चुकी हैं। इंडिया
कि एस जयशंकर वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत में आए ताकि दोनों देशों के हेड की मुलाकात से पहले थोड़ा ग्राउंड प्रिपेयर किया जा सके। तो राइटर देखो ये बोलना चाहते हैं, बात देखो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत विजिट की या फिर वहाँ के हेड की से मुलाकात की नहीं है। क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है इंडिया और गल्फ मोनार्कीज के बीच में पिछले कुछ समय में। यहाँ पे भी कुवैत में भी मोनार्की है ना, तो बाकी जो मोनार्कीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं अब। पहले बल्कि देखो उल्टा हो गया है। पहले देखो जब जो इराक था ना, बाथ पार्टी उस समय थोड़े मॉडर्नाइजेशन की बात किया करती थी, सेकुलरिज्म की बात किया करती थी, और जो ये मोनार्कीज थी सऊदी अरेबिया, यूएई, ये उस समय थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। अब सिस्टम उल्टा हो चुका है। अब ये जो मोनार्कीज है ना सऊदी अरेबिया और यूएई वाली, ये थोड़ी अब ज़्यादा मॉडरेट हो चुकी हैं, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं। और जबकि बाथ रिपब्लिक जो थे, मतलब सद्दाम हुसैन तो बहुत बाद में डिक्टेटर बन गए थे ज़बरदस्त वाले, और इवन असद जो थे ये भी डिक्टेटर बन गए थे। तो उल्टा हो गया, पहले बाथ वाले थोड़े लिबरल थे लेकिन, और जो ये मोनार्की वगैरह थे ये थोड़े कंजर्वेटिव थे, लेकिन अब उल्टा हो गया था। अब मोनार्कीज में अच्छा काम हुआ है, सऊदी अरेबिया में थोड़ा अब मॉडरेशन आया है। इवन जो ये मोनार्कीज हैं ये देखो इकोनॉमिक ट्रांजिशन भी कर रही हैं, सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती, और सोशली भी जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनको अपनाया जा रहा है। तो ये सब हो रहा है। और पहले देखो इंडिया को ये लगता था ये जो गल्फ मोनार्कीज है ना ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी, बट आज ये इन मोनार्कीज को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान तो फैक्ट्री नहीं है। तो ये सारी मोनार्कीज जो हैं वो इंडिया के साथ रिलेशंस को ज़्यादा तवज्जो देती हैं और पाकिस्तान उनके लिए अब उतना वेटेज नहीं रखता है। ये जो गल्फ मोनार्कीज हैं आज के समय में, ये देखो ना तो टर्की की तरह दोबारा से ओटोमन हेजमनी को इस्टाब्लिश करना चाहती। टर्की तो वो देश है ना जो यूं चाहता है कि जैसे पहले ओटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था, इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वैसा ही इन्फ्लुएंस हम फिर से लेके आएंगे। तो टर्की थोड़ा मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की एस्पायरेशंस रखता है, और यही एस्पायरेशंस ईरान की भी है। इसके बाद राइटर बोलते हैं ना ही ये गल्फ मोनार्कीज यानी मॉडरेट इस्लाम वाले देश अब ये चाहते कि जहाँ पे बाथ पार्टी का रूल जा चुका है जैसे इराक या फिर सीरिया, वहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट का रूल आना चाहिए। नहीं, ये नहीं चाहते। अब गल्फ मोनार्कीज यानी मॉडरेट इस्लाम वाले देश ऐसा नहीं चाहते हैं। बस ये इतना चाहते हैं कि इजराइल जो पैलेस्टीन के कंसर्न्स को अपनाने से इनकार कर रहा है ना वो ऐसा ना करे, और इजराइल जो है पैलेस्टीन के कंसर्न्स को थोड़ा एड्रेस करे। अगर इजराइल ऐसा कर लेता है ना तो इनका रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा। अभी ना इनको थोड़ा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। वो इजराइल के साथ में अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते, कोऑपरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन को बहुत ज़्यादा दबाता है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता। यूएसए ने अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत यूएई और इजराइल के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज करवा दिए। अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी रिश्ते नॉर्मलाइज होने वाले थे, लेकिन इसी बीच जो हमास के मिलिटेंट्स थे उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और बाद में इजराइल ने अटैक कर दिया। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया इजराइल के साथ में रिश्तों को नॉर्मलाइज करना। तो इंडिया भी बोलना चाहेगा इजराइल को कि आप ना पैलेस्टीन के कंसर्न्स को थोड़ा एकोमोडेट करो, इससे पूरी रीजन में आपके भी रिलेशन अच्छे होंगे गल्फ कंट्रीज के साथ में, और हमें भी मुश्किल भरी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इजराइल और गल्फ कंट्रीज के बीच में कई बार रिलेशन खराब होते हैं ना, तो इंडिया को भी एक टाइट रोप के ऊपर से गुजरना पड़ता है, बैलेंस बना के, कि ना तो इजराइल नाराज हो ना गल्फ कंट्रीज नाराज हो। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे तो इंडिया फिर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिटेल से। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार से संबंधित है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नीट के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। उस समय एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वर्किंग पर सवाल उठाए गए थे। तो फिर ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ना एक 7 सदस्यों की कमेटी गठित की थी। फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में काफ़ी हाई प्रोफाइल कमेटी थी। कमेटी को काम यह दिया गया था कि हमारे देश में एनटीए की वर्किंग कैसे इंप्रूव की जाए, इस पे रिकमेंडेशन देना, और एग्जाम जिस प्रकार से कंडक्ट होते हैं इस पे अपनी राय व्यक्त करना, मतलब सजेशंस देना, रिकमेंडेशंस देना।
तो अब उस 7 सदस्य हाई प्रोफाइल कमेटी ने ना अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं जिस पर आर्टिकल आया है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है इस कमेटी के द्वारा। सबसे पहले देखो इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं इस कमेटी ने, और पहला इशू ये आइडेंटिफाई किया है एनटीए जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, वो देखो अब ना अलग अलग तरह के एग्जाम कंडक्ट कर रही है। कई तो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे नीट का, और कई रिक्रूटमेंट एग्जाम भी हैं। मतलब दोनों एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, जॉब्स के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट किए जा रहे हैं एनटीए के द्वारा। और जो जितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना इन टेस्ट में, उनकी संख्या बहुत इंक्रीज हो चुकी है। 2019 से लेकर 2021 के बीच में सिर्फ 67 लाख ने टेस्ट लिया, लेकिन 2022-23 में 122 लाख स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया एनटीए के अंतर्गत। मतलब जो एनटीए ने टेस्ट कंडक्ट करवाए उनमें इन्होंने इतने कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। तो मतलब एनटीए का देखो स्कोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन कैपेसिटी नहीं बढ़ी है एनटीए की, समझ गए? तो इसलिए ना एनटीए की जो इंटरनल कैपेसिटी है ना उसे इंक्रीज करने की आवश्यकता है, और शुरुआत लीडरशिप लेवल से ही होनी चाहिए। अभी एक डीजी है यानी डायरेक्टर जनरल है एनटीए के, लेकिन 3 डीजी होने चाहिए। डीजी को सपोर्ट किया जाए 2 एडिशनल डीजीज के द्वारा। जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, ठीक वैसी ही वर्किंग होनी चाहिए। और ये जो 2 एक्स्ट्रा एडिशनल डीजी होना, इनको स्पेसिफिक टास्क कुछ असाइन किया जाए। जैसे मान लीजिए एक डीजी को बोल दिया गया कि आपको ऑपरेशन वाला काम देखना है, दूसरे डीजी को बोल दिया गया आपको रिजल्ट वाला काम देखना है। ऐसे स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाएं। नेक्स्ट है रिड्यूस आउटसोर्सिंग। अभी ना एनटीए ना बहुत सारी चीजों को ना आउटसोर्स कर देता है, इनके पास में कैपेबिलिटी है नहीं, तो किसी थर्ड पार्टी को, प्राइवेट वेंडर को कोई काम सौंप दिया जाता है, जैसे टेस्ट बनवाना या फिर टेस्ट कंडक्ट करवाना। तो इस कमेटी ने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी एनटीए के पास में होनी चाहिए, और दूसरे थर्ड पार्टीज को आप ना कामों को आउटसोर्स ना करो, क्योंकि प्राइवेट वेंडर्स को आप काम देते हो वो घपला कर देते हैं, वो बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, इससे दिक्कत होती है। इसलिए खुद से कैपेबिलिटी डेवलप की जाए। फिर देखो टेस्ट कंडक्ट करने से संबंधित चीजें, जो 7 सदस्यीय कमेटी है ना, इन्होंने एक बात ये बोली, अभी ना एनटीए टेस्ट कंडक्ट करवाता है कहां पे? एनटीए देखो टेस्ट कंडक्ट करवाता है गवर्नमेंट रन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर AICTE रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे, और सबसे लास्ट में प्राइवेट सेंटर्स पर भी ये एनटीए जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाता है। लेकिन देखो जब ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, तो लोकल गवर्नेंस बहुत वीक होती है। मतलब टेस्ट पे गवर्नेंस बिल्कुल वीक होती है। तो सबसे पहले तो ना टेस्ट सेंटर को सिक्योर किया जाए। जैसे इलेक्शंस जब होते हैं ना, तो बूथ को सिक्योर कर लिया जाता है, सैनिटाइज कर दिया जाता है पूरा। हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, हर एक जगह पे। बूथ पे भी ऐसा ही होता है, कोई एरिया बचा नहीं होता जहां पे सीसीटीवी कैमराज नहीं होते। फिर नेक्स्ट है अपॉइंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसे देखो बूथ पे जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उसी प्रकार से ना एनटीए का कोई अधिकारी हर एक सेंटर पे मौजूद होना चाहिए, ओवरऑल एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जा रहा है उसकी देखरेख करने के लिए। जैसे यूपीएससी का शायद होता है, यूपीएससी अपने एक अधिकारी को जरूर अपॉइंट करती है हर एक सेंटर पे, सुपरवाइजर जो होता है, वैसे ही एनटीए का भी ना एक अधिकारी जरूर होना चाहिए हर सेंटर पे। और फिर देखो राइटर बोलते हैं एक कमेटी बनाई जाए, राइटर नहीं बोलते, मतलब कमेटी बोलती है एक कमेटी बनाई जाए लोकल लेवल पे, जिसमें एनटीए के ऑफिशियल हो, एनआईसी के ऑफिशियल हो, पुलिस ऑफिशियल हो, आईबी ऑफिशियल हो। ये जो है ना कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करे कि इस सेंटर पे एग्जाम करवाना है नहीं करवाना है, सारी व्यवस्थाएं पहले से चेक करके फिर रिकमेंडेशन दी जाए कि ये जो टेस्ट, मतलब ये सेंटर उपयुक्त है नहीं या फिर नहीं है टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। ये जो कमेटी है ना सिर्फ सेंटर डिसाइड करेगी, बल्कि जब सेंटर्स डिसाइड हो जाएंगे तो उस समय देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बच्चों को कैसे निकालना है, कहां से एंट्री देनी है, ट्रांसपेरेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हैंडल किया जाए इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, जो हर एक सेंटर के लिए बनी हो। नहीं सॉरी, हर एक सेंटर के लिए नहीं, मतलब स्टेट लेवल पे ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, हर एक सेंटर के लिए नहीं, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर नेक्स्ट है इंप्रूविंग द टेस्टिंग प्रोसेस। राइटर तो देखो ये बोलते हैं
मल्टी सेशन और मल्टी स्टेट टेस्ट होने चाहिए। एक ही दिन टेस्ट होगा, एक ही स्लॉट में होगा, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लीक होने का। लेकिन अगर देखो कई दिनों तक टेस्ट चलता है, अलग अलग स्लॉट्स में चलता है, तो फिर ना लीक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें देखो सिविल सर्विसेज में तो दिक्कत आता है नॉर्मलाइजेशन का, जिसके अगेंस्ट यूपीपीएससी के और बीपीएससी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन देखो नीट और जेई में ऐसा पॉसिबल है, जेई में तो हो भी रहा है और नीट में भी ऐसा किया जा सकता है जेई की तरह। सेंटर दिया जाए बच्चों के रेजिडेंस के हिसाब से, ताकि बच्चों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम से कम हो। और ना 3 सेट के क्वेश्चन पेपर आप तैयार करो और एन मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया जाए कि कौन सा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इससे ना लीक की जो वल्नरेबिलिटी है ना वो मिनिमाइज हो जाएगी। अंत तक नहीं पता होगा किसी को भी कि कौन सा पेपर दिया जाना है, समझे? तो ऐसा भी किया जा सकता है। फिर इनोवेटिव टेस्टिंग अप्रोचेस अपनाने की बात कही जाती है कमेटी के द्वारा। जैसे देखो कंप्यूटर से क्वेश्चंस देख लिए जाएं और ओएमआर जो सीट होती है वो फिजिकली फिल कर ली जाए, तो ये हाइब्रिड अप्रोच हो जाएगी, ये अपनाई जा सकती है। फिर देखो टेस्ट, मतलब टेस्ट सेंटर में एंट्री होती है ना, वो डीजी एग्जाम सिस्टम की सहायता से हो सकती है। जैसे अभी एयरपोर्ट पे एंट्री होती है ना, तो आप खड़े होते हो मशीन के सामने, बायोमेट्रिक्स वगैरह पहचान के मशीन ओपन हो जाती है, आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो डीजी यात्रा की तरह ना एग्जाम सेंटर में भी एंट्री वैसे ही होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे देखो जीमैट वगैरह की होती है ना, कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, आपने उसका भी आंसर कर दिया, थोड़ा और डिफिकल्ट आएगा। मतलब आप जिस प्रकार से आंसर दे रहे हो ना क्वेश्चंस का, रियल टाइम बेसिस पे क्वेश्चंस फिर उसी के अकॉर्डिंग आते जाएंगे। तो ये जीमैट में होता है। वैसे ही कैंडिडेट का जो रियल टाइम बेसिस पे परफॉर्मेंस चेक करने का कुछ प्रोविजन होना चाहिए, मतलब रियल टाइम बेसिस पे क्वेश्चंस चेंज होते जाएं। फिर कमेटी के द्वारा देखो ये भी बोला जाता है जो अंडर ग्रेजुएशन के अलग अलग टेस्ट है ना उनको हार्मोनाइज कर लो। मतलब बार बार अंडर ग्रेजुएट लेवल की अलग अलग टेस्ट लेने की जरूरत ना पड़े, एक ही टेस्ट से सब कुछ हो जाए। मतलब सभी बच्चों को बोल दो कि यही टेस्ट, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आईबीपीएस का एग्जाम अलग से होता है, एसएससी का अलग से होता है, एनटीए इनको नहीं लेता, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखो एसएससी और आईबीपीएस का एग्जाम अलग अलग लेने के बजाय देखो एक ही एग्जाम ले लो। तो ऐसे ही कमेटी बोलती है कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल के जो टेस्ट है ना वो एक ही में ले लिए जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। और फिर देखो जो कंप्यूटर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको एक्सपेंड किया जाए। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय है या फिर नवोदय विद्यालय है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत कंप्यूटर्स रखे हैं, तो इनको डिजिटल टेस्टिंग सेंटर बनाया जाए और प्राइवेट डिपेंडेंस जो है वो कम से कम की जाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हमने डिस्कस की कमेटी की। कुछ और भी रिकमेंडेशंस हैं, हमने तो मेन डिस्कस की। तो इस पे आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इस कमेटी की रिकमेंडेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर देखो लास्ट में समरी है। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत की यात्रा पर जा रहे हैं, हमने वो सब डिस्कस किया। पहले कुवैत के साथ रिलेशन खराब थे क्योंकि सद्दाम हुसैन ने जब अटैक किया था तो इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया था। उस समय जो गल्फ मोनार्कीज थी वो कुवैत की साइड थी, क्योंकि कुवैत में भी मोनार्की है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब गल्फ मोनार्कीज के साथ में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बार विजिट किया है, यूएई तो 7 बार विजिट किया है। और गल्फ मोनार्कीज जो हैं अब मॉडरेट इस्लाम को अपनाए हुए हैं और वहाँ की सोसाइटी में भी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। तो इजराइल अगर इनके कंसर्न्स को अकोमोडेट कर ले तो राह और ज़्यादा आसान हो जाए। तो ये सब हमने डिस्कस किया। फिर ये जेनरिक ड्रग्स वाला इशू हमने डिस्कस किया था कि जेनरिक ड्रग हैं तो देखो बहुत बढ़िया, लेकिन कई बार क्वालिटी इशू आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती, कई बार उतनी क्वालिटी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि एपीआई तो सेम होता है बट दूसरी चीज़ें भी तो होती हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मैटर करती है, बाइंडर और ये बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं, उनका भी असर पड़ता है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अभी ना ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है हमारे देश में, यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे देश में। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ना ज़्यादा इम्प्योरिटी अलाउड है, जबकि यूरोपियन यूनियन यूएसए में कम ड्रग इम्प्योरिटी अलाउड है। तो इस वजह से हमें अपने ड्रग्स को ना
थोड़ा यूएस और ईयू के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहिए, इम्प्योरिटी कम से कम हो। और एक चीज़ हमने ये भी डिस्कस की थी इसमें, ड्रग रेगुलेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सीडीएसओ के पास में हो, सीडीएससीओ के पास में हो पावर्स, और इस बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए, रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए क्योंकि देश की साख लगी होती है दाव पे। ये क्वेश्चन आपको जो आज अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए, ये जेनरिक ड्रग से संबंधित क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।